किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। इन सभी नेताओं ने या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी और सर्वथा भारत रत्न एक उपयुक्त सम्मान है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रहे मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। तो चाचा तो जानते ही थे कि इसलिए क्या होने जा रहा है। और इसलिए भाई पार्टी नहीं, हम लोग तो सम्मान देते हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन कम से कम इन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था। सदन के अंदर सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। इसलिए बजट के अंदर जब अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही है तो कम से कम इन चीजों का उल्लेख कर देते तो अच्छा रहता। इसमें मुझे लगता है उनका भी सम्मान बढ़ता। लेकिन मैं महोदय धन्यवाद दूंगा उन सभी माननीय सदस्यों को इस पूरी चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 93 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा में भाग लेकर के इसको और रचनात्मक बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इतनी गंभीर चर्चा हो सकती हो, देर देर रात्रि तक सदन चल सकता हो, यह भी देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। सबने इस बात को देखा है और सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ देर रात्रि तक रह करके इन सभी 93 सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के इसे एक नई ऊंचाइयां दी हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, जब 2017 में हमने अपना पहला बजट उस समय प्रस्तुत किया था, तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारा ये बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मान करके हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब आज हम लोग मेरी सरकार ने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है, तब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बन करके आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो चुका है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं और इसलिए बजट भी प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि लोक मंगल का ये बजट है, इसलिए प्रभु राम लोक मंगल के प्रतीक हैं। ये बजट भी उनके श्री चरणों में समर्पित है। महोदय, अमृतकाल के इस पहले बजट में राम राज्य की उन अवधारणाओं को
साकार करने का पूरा प्रयास हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की दिशा से एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और लोक मंगल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रोड मैप के साथ इस बजट को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। बजट में अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ लिविंग तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से स्वस्थ और स्वावलंबन की ओर, संस्कृति से समृद्धि की ओर और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को समावित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का एक बेहतर रोड मैप और उत्तर प्रदेश को उस मार्ग पर ले जाने के एक संकल्प के साथ ये बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है नेता विरोधी दल को बजट के आकार को लेकर के आपत्ति हो, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट देश का किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। 7,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। ऐतिहासिक वर्ष का एक ऐतिहासिक बजट भी है। अगर हम लोग 2012-13 की तुलना में देखेंगे तो 3 गुना से अधिक है। 2016-17 की तुलना में देखेंगे तो उनका उस वर्ष का चुनावी बजट था, उस सब के बावजूद उससे भी दोगुना बजट है। गत वर्ष की तुलना से देखेंगे तो लगभग 7% वृद्धि के साथ यह बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत हुआ है। महोदय, बजट में जो इसका आकार बड़ा है वो केवल व्यय की दृष्टि से नहीं है, वह 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप लोक कल्याण के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकें, इस दिशा से आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रति व्यक्ति आय को नेशनल एवरेज के बराबर ले जाने के एक संकल्प के साथ में हम लोगों ने यह बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात यहां पर हो रही है। अगर 16-17 की तुलना में आप देखेंगे तो पिछले 7 वर्ष, लगभग 7 वर्ष के दौरान 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने के बावजूद हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करने में सफल रही है। ये हम सब जानते हैं कि 2017 तक, आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी 12 और 13 लाख करोड़ के बीच में थी। यानी 70 वर्ष लगे जितना उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहुंचने में, कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक सामना करने के बावजूद मात्र 7 वर्ष में उससे दोगुना करने में हमने उत्तर प्रदेश की
जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। और यही नहीं, जब हम 2017 में थे, आबादी में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य था, लेकिन अर्थव्यवस्था में देश की छठी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश गिना जाता था। और आज जब हम 2024 में आ रहे हैं, 2024-25 के बजट पे चर्चा कर रहे हैं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बनी। देश की जीडीपी में हमारा शेयर बढ़ा है। आबादी देश की 16% यूपी में रहती है, लेकिन देश के विकास में उत्तर प्रदेश बामुश्किल 8% भी योगदान नहीं कर पाता था। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश 9% से 9.2% भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश योगदान कर रहा है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस वर्ष इसे बढ़ा के 10% तक पहुंचाएं और अगले 5 वर्ष में से अपनी आबादी के बराबर तो हम कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। इस दौरान हमने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से भी उभारा है। नेता प्रतिपक्ष को बहुत सारी चीजों पे चिढ़ थी कि सब क्यों कर दिया। आज ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, बीमारू प्रदेश नहीं है। और यह पिछले 7 वर्ष में बिना कोई टैक्स लगाए हुए हुआ है। जनता जनार्दन पे कोई टैक्स नहीं लगा। मंडी शुल्क को आधा किया गया। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। और इसके पीछे राम राज्य की ही यही अवधारणा है, जो प्रभु राम भरत जी से कहते हैं। उन्होंने कहा था, बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होई। इन पंक्तियों का अर्थ भी समझा देता हूं। समझा देता हूं। जैसे सूर्य, समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में बरसात करता है तो सबको पता चलता है। और खासकर यानी सभी जगह समान रूप से बरसता है। तो यही स्थिति बजट की भी है, इस लोक कल्याणकारी और लोक मंगल के बजट की भी है। अतिरिक्त टैक्स 7 वर्ष में नहीं लगा, मंडी शुल्क कम किया गया, डीजल पेट्रोल के वैट के दाम को कम किए गए। लेकिन जब प्रदेश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, जब ये बजट आ रहा है तो पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के सभी 75 के 75 जनपदों को ध्यान में रख करके यह सब किया गया है। तो यह लोक मंगल के लिए प्रस्तुत ये वही बजट है जो राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है। महोदय, यह हम करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि हमने कर चोरी को नियंत्रित किया, राजस्व की लीकेजेस को रोका और प्रदेश के सीडी रेशो को हमने बेहतर किया। 2017 के पहले अगर प्रदेश में 100 रुपया जमा होता था तो मात्र 44 पैसा ही, 44 रुपया ही प्रदेश के उद्यमी, व्यापारी और युवकों को अपने रोजगार के लिए, अपने आत्मनिर्भरता के लिए कोई कार्य प्रारंभ करना है, स्वरोजगार के लिए कोई कार्य प्रारंभ करना मिल पाता था। आज पिछले 7 वर्ष में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि हम इसको 57-58% तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यह एक बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। डिजिटल लेन देन ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है
और पिछले 5 वर्ष में इसकी रफ्तार हम दुगना करने में सफल हुए हैं। प्रदेश में डिजिटल लेन देन में आज ये देश के अंदर नंबर 1 है। जब मैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1 लाने की बात करता हूं तो नेता विरोधी दल को इसमें परेशानी होती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों हो गया। इस साल ये संख्या बढ़कर के 1174 करोड़ 32 लाख हो गई है, यानी आधे से अधिक लेन देन आज प्रदेश में यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग का आसान पहुंच आज गांवों में इंटरनेट के माध्यम से, वित्तीय जागरूकता के माध्यम से बन चुका है और डीबीटी के माध्यम से भी प्रदेश ने न केवल कोरोना कालखंड में बेहतर सफलता प्राप्त की थी, आज भी सफलतापूर्वक हर लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंच रहा है। महोदय, डीबीटी के माध्यम से आज 11 विभागों के द्वारा प्रदेश में जिन सेवाओं को पहुंचाया गया है उसमें हम लोग 62 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और जहां तक प्रदेश के अंदर बैंकिंग सेवाओं का प्रश्न है तो हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन होती है बैंकिंग सेवा। ये निवेश के लिए ऋण और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए एक स्पीड का काम करती है। इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश ने बैंकिंग व्यवसाय 16-17 में जो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़कर के लगभग 26 लाख करोड़ हो चुका है। प्रदेश में 19,705 बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन 2,28,000 से अधिक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश के अंदर आज इस रूप में बेहतर सेवाएं हर गांव में और हर कस्बे में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। और यही नहीं, आरबीआई के बुलेटिन भी आज इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16% से अधिक जो इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी है वह आज उत्तर प्रदेश है, जो देश के अंदर शीर्ष स्थान पर है। ये इस नए उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रगति पर हमारे कुछ मित्रों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है और इनमें से आधे खाते महिलाओं के। पीएम स्वनिधि योजना में 17 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं, जो देश में नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5 करोड़ 55 लाख लाभार्थियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। और आईटीआर फाइल करने में, यानी आयकर रिटर्न भरने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। जून 2014 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में फाइल होते थे और जून 2023 में यह बढ़कर के लगभग 12 लाख हुए हैं, यानी 1,65,000 से। यह दिखाता है प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और वह आईटीआर भरने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार हुआ है। यह प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो 2022-23 की तुलना में राष्ट्रीय फलक पर भी देखेंगे तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास की जो दर थी 7.2 रही, जबकि प्रदेश की इस दौरान अगर हम करंट प्राइस में लेंगे तो 14.3% की दर से उत्तर प्रदेश की विकास दर देश के अंदर रही है।